हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। तो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर लास्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 को समझ रखे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 को भी समझे हैं, जिसमें हम लोग मेमोरी ग्लैंड के बारे में देखें, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में देखें। आज ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, इंप्लांटेशन के बारे में, पार्चुरेशन के बारे में, लैक्टेशन के बारे में। ये हमारा जो छोटा छोटा टॉपिक्स है, इसको आज हम समझने का कोशिश करेंगे। और एनसीईआरटी को 100% हमने कंप्लीट कराया है। एनसीईआरटी टू द पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है। बस एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को समझने के लिए बियॉन्ड द एनसीईआरटी हमको जाना पड़ा है, जिसमें कि हम लोग चले गए और उसको समझे। तो आप लोग से यही हम अनुरोध करते हैं, एनसीईआरटी अपने पास रखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। एनसीईआरटी के साइड में जो पॉइंट हम बता रहे हैं उसको नोट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो एनसीईआरटी में है वो तो है ही, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है ना बच्चों। तो लेट नहीं करेंगे, हम लोग अपना लेक्चर शुरुआत करते हैं। बस मेरा यही मोटिव है, आप लोगों को एक गवर्नमेंट सीट दिलवा देना। क्लियर ना? तो 2025 नीट में हमको 360 आउट ऑफ 360 लाना है बायो में। क्या है? बायो में 360 आउट ऑफ 360 का मेरा कोशिश है, और इस कोशिश को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये लेक्चर हमारा है, इसमें हम लोगों ने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना, फीमेल के बारे में जाना, गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम लोगों ने जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जाना। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। चलिए फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? सेकेंडरी oocyte। क्या है बच्चों? सेकेंडरी oocyte। अभी तक तो सेकेंडरी oocyte ही है। अब ये हमारा स्पर्म। क्या है? स्पर्म। ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट। अब गौर करना, ये जो स्पर्म है, अब ये फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है समझो। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब सिर्फ एक सिंगल स्टेप नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब सिर्फ एक सिंगल स्टेप नहीं होता है। क्लियर है ना बउआ? तो याद रखना, फर्टिलाइजेशन का मतलब सबसे पहले इसमें होगा सिनगैमी। क्या होगा? सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला स्टेप होता है सिनगैमी। इसका मतलब ये हमारा क्या है? मेल गैमेट, ये हमारा फीमेल गैमेट, दोनों सामने सामने आएंगे। क्लियर ना? अब जैसे ही हमारा मेल गैमेट, ये स्पर्म क्या है? स्पर्म है। क्लियर है? जी सर। ये हमारा क्या है? ओवम है, जो कि अभी सेकेंडरी oocyte है। ठीक है सर, जिसको हम लोग एग के नाम से देखते हैं, एग भी बोल सकते हैं, एग हम लोग वर्ड लेंगे एग। तो सेनगैमी। इसके बाद होगा सर दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करेगा, मतलब प्लाज्मोगैमी। क्या होगा? प्लाज्मोगैमी। इसके बाद करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोगैमी। इसके बाद होगा तीसरा स्टेप कैरियोगैमी। क्या होगा? कैरियोगैमी। मतलब सर जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें ये 3 स्टेप तो मेनली काम का है, सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। कैरियोगैमी, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बउआ? अरे बोलना यार। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? तो न्यूक्लियस। प्लाज्मो का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मो का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है ना? और सिनगैमी, जब हमारा दोनों गैमेट मीट करेगा आपस में, सामने सामने युद्ध के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं सिनगैमी। फर्टिलाइज करेगा एग को, अंदर घुसेगा, और अंदर घुसते ही दरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, तो होगा प्लाज्मोगैमी। क्या होगा? प्लाज्मोगैमी। और ये इतना आसान स्टेप नहीं होता बाबू। ये जो बोलने में जितना आसान लगता है कि फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट जब आपस दोनों टकराया और दोनों कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाया, तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये एक सिंगल स्टेप नहीं होता, इसमें बहुत सारा स्टेप इन्वॉल्व है। इस फर्टिलाइजेशन में देख रहे हो, सिनगैमी है, प्लाज्मोगैमी है, कैरियोगैमी है। तो ये स्पर्म है, ओवम पास पास आया, सिनगैमी। क्या होगा? सिनगैमी। और इसके बाद दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करेगा, प्लाज्मोगैमी। क्या है? प्लाज्मोगैमी। क्लियर है ना? अब हम आपको स्टेप दिखाएंगे कि कितना बड़ा स्टेप होता है। अब देखो, ये मान लो सेकेंडरी oocyte है, तो यहां पे जोना पेलुसिडा होता है, जो कि एग का प्राइमरी मेम्ब्रेन है, जो एग का है प्राइमरी मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, कहीं लिखा होगा, देखो कोरोना रेडिएटा है। ये कोरोना रेडिएटा नया नहीं है, ये ग्रेनुलोसा सेल का मॉडिफिकेशन है। ग्रेनुलोसा सेल का क्या है? मॉडिफिकेशन। ग्रेनुलोसा सेल का ही मॉडिफिकेशन है कोरोना रेडिएटा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है। क्लियर है ना? और ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है।
क्लियर है, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है सर समझ गए। अब हम लोग समझते हैं स्टेप फर्टिलाइजेशन का। मेनली देखो देखो मान लो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। फर्टिलाइजेशन देखो, फर्टिलाइजेशन मान लो स्पर्म है, स्पर्म और ओवम मिला तो फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? स्पर्म और ओवम मिलके क्या करेगा? ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। दोनों मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, क्लियर बात है। लेकिन स्पर्म और ओवम, एनसीईआरटी ने साफ बतला रखा है स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली मिलना चाहिए। क्लियर है ना? जब स्पर्म और ओवम एक साथ अगर आएगा साइमल्टेनियसली, कहां आएगा? एम्पुला के पास। कहां आएगा? जब दोनों साइमल्टेनियसली एम्पुला में आएगा, एम्पुलरी रीजन में आएगा, तो एम्पुलरी रीजन में अगर साइमल्टेनियसली आ रहा है तो ही हम इसको फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मतलब हर एक क्वाइटस मतलब कॉपुलेशन, हर एक कॉपुलेशन मतलब ऑल कॉपुलेशन नॉट लीड्स टू प्रेगनेंसी, नॉट लीड्स टू प्रेगनेंसी। मतलब सभी कॉपुलेशन जो है, क्वाइटस, कॉपुलेशन मतलब क्वाइटस मतलब सेक्स, सभी कॉपुलेशन प्रेगनेंसी नहीं करवा सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो स्पर्म कभी और रिलीज हुआ है, ओवम कभी और रिलीज हुआ, एक टाइम में अगर दोनों साइमल्टेनियसली, मान लो स्पर्म भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर गया, वेजाइना होते हुए, सर्विक्स होते हुए यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, उसी टाइम पे ओवम भी रिलीज हुआ, हमारा इनफंडिबुलम से मतलब फ्यूमरी कैप्चर किया और इनफंडिबुलम से एम्पुला में पहुंचा। तो एम्पुलरी रीजन में जब आएगा दोनों एक साथ तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे कि मान लो, जैसे कि देख लो, मान लो ये हमारा है, ये हमारा मान लेते हैं वेजाइना है, ये हमारा मान लेते सर्विक्स है। क्या है? सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल, और ये हमारा यूट्रस है। क्या है? यूट्रस। तो जब स्पर्म इंटर करेगा, जब स्पर्म इंटर करेगा ढाई 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 ढाई, अब गौर करो बउआ, गौर करो, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है ना रे, है ना? अच्छा सर, बिल्कुल है सर, फैलोपियन ट्यूब है। अब गौर करना कि अगर मान लो फैलोपियन ट्यूब में ओवम भी आया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, एग आया, अब एग आया और ये स्पर्म पहुंचेगा एक साथ, जब दोनों एक साथ पहुंचेगा, एक टाइम पे पहुंचेगा तो ही फर्टिलाइज हो पाएगा। तब ये एग जो है फर्टिलाइज होगा। ये हमारा एग है और ये हमारा स्पर्म है। क्लियर ना बाबू? याद रखना साइमल्टेनियसली। अब देखो, जब वेजाइना में होता है, जब हमारा क्वाइटस होता है, उस टाइम जब हमारा कॉपुलेशन होता है, जब स्पर्म इजैकुलेट होता है, जब स्पर्म क्या होता है? इजैकुलेट। तो इसमें जब स्पर्म, कौन सा चीज? स्पर्म, जब स्पर्म इजैकुलेट होता है ना बउआ, तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है, मिलियन स्पर्म निकलता है, 200 से 300 मिलियन निकलता है एक इजैकुलेशन के दौरान। तो वेजाइना से पास करेगा, यहां पे कितना स्पर्म है? 200 से 300 मिलियन। अब इसके बाद इंटर करेगा यूट्रस में कितना बचता है? 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास बचता है। हम आसपास बोल रहे हैं, एक्यूरेट डाटा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो 300 मिलियन इंटर किया, यहां पे बचा इतना स्पर्म अप्रॉक्स। अब यहां से फिर फैलोपियन ट्यूब में जो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा 200 से 250, लगभग 200 से 250 स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। क्लियर है? और इसमें से भी एक स्पर्म, ये सिंगल स्पर्म है जो फ्यूज किया, ये सिंगल स्पर्म है जिसको चांस मिला, जिसको मौका मिला, मौका था, तुमने आए, मौके पे जो आया वो राजा बना। तो ये स्पर्म फ्यूज करेगा, सिंगल स्पर्म जो है ये करेगा फ्यूज। क्या करेगा? फ्यूज। किसके साथ? एग के साथ। तो सिंगल स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है। बात को समझ रहे हो? जी सर समझ रहे हैं। तो याद रखना, 200 से मिलियन स्पर्म आया, वेजाइना से इंटर किया, सर्विक्स पास करके यूट्रस में जब पहुंचा, इसका संख्या 10,000 के आसपास हो गया। जैसे ही ये ऊपर गया, 200 से 250 स्पर्म मीट किया और फैलोपियन ट्यूब में घुसा, इसमें से भी एक सिंगल स्पर्म जो है एक को फ्यूज करेगा एक के साथ। क्लियर ना? जी सर क्लियर है। अब गौर करो, आगे देखो, जो स्पर्म इजैकुलेट हुआ, मतलब एक देखो, इजैकुलेटेड स्पर्म, इजैकुलेटेड स्पर्म,
इजैकुलेटेड स्पर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब स्पर्म के ऊपर में ना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है, ये इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का लेयर होता है। कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है? लेयर। जब इजैकुलेटेड स्पर्म जब निकलता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेयर होता है। ये सब चढ़ता कहां पे? इपीडिडेमिस में। ये सब काम होता कहां है? तो याद रखना, फंक्शनल मैचुरेशन, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म और या डी कैपेसिटेशन। डी कैपेसिटेशन ये होता कहां है? इपीडिडेमिस में। कहां होता है? इपीडिडेमिस में। याद रखना, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म या डी कैपेसिटेशन कहां होता है? ये होता है इपीडिडेमिस में। मतलब स्पर्म को सारा शिक्षा दे दिया जाता है, सारा शिक्षा दे दिया जाता है तुमको कैसे काम करना है, लेकिन उस शिक्षा को वो अपने ह्यूमन के बॉडी में नहीं करना है। वो तुमको जब फीमेल में इंटर हो गए तब वहां पे अपना रंग रूप दिखाना है। मतलब डी कैपेसिटेशन कर देता है। तो इजैकुलेटेड स्पर्म जो होता है वो डी कैपेसिटेटेड होता है। इसका मतलब होता है नॉन मोटाइल। क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल होगा। क्लियर है ना? इसका मतलब है नॉन मोटाइल होगा। क्लियर है ना? नॉन मोटाइल स्पर्म होता है। तो जब मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में है तब तक वो नॉन मोटाइल है। जैसे फीमेल में जाएगा ये नॉन मोटाइल स्पर्म, तो हो जाएगा मोटाइल। क्या हो जाएगा? मोटाइल हो जाएगा। उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन। बात को समझ रहे हो? जी सर समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे। तो याद रखना, ये जो डी कैपेसिटेशन होता है वो होता है इपीडिडेमिस में। क्या होता है? इपीडिडेमिस में। तो नॉन मोटाइल स्पर्म उसके अब ये कैपेसिटेशन होगा कहां पे? फीमेल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। और कैपेसिटेशन होते हुए कैपेसिटेटेड स्पर्म बनेगा और कैपेसिटेशन होगा तो स्पर्म को मिलेगा मोटिलिटी। क्या मिलेगा? मोटिलिटी। तो मोटिलिटी स्पर्म शो कहां करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। उसको कैपेसिटेशन उसको होता है कोलेस्ट्रॉल का जितने भी लेयर्स हटते हैं। उसके बाद इनहिबिटरी कुछ प्रोटीन होते हैं। तो डीकैपेसिटेशन के दौरान क्या होता है? पहली बात कोलेस्ट्रॉल का लेयर होता है, उसके बाद इनहिबिटरी कुछ प्रोटीन होते हैं। इनहिबिटरी कुछ प्रोटीन होते हैं, वो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आते ही इधर ही खत्म हो जाते हैं। इनहिबिटरी प्रोटीन खत्म हो जाता है तो ये इस पर मोटिलिटी शो करता है। क्या करता है? मोटिलिटी शो करता है। क्लियर है ना बाबू? एक मिनट रुकोगे? हेलो हेलो, नहीं नहीं ऑनलाइन क्लास में छिए। मतलब मोटिलिटी शो करेगा। इनहिबिटरी प्रोटीन जो था डीकैपेसिटेशन के टाइम जो इपीडिडेमिस में लेयर चढ़ा था कोलेस्ट्रॉल सबका, वो कैपेसिटेशन मतलब रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के दौरान जो है ये सब खत्म हो जाएगा और फीमेल इसको जो स्पर्म है वो मोटिलिटी शो करेगा। स्पर्म जो है वो मोटिलिटी शो करेगा। तो इजैकुलेटेड स्पर्म का मतलब याद रखना कि डी कैपेसिटेटेड स्पर्म। इजैकुलेटेड स्पर्म क्या होता है? डी कैपेसिटेटेड, डी कैपेसिटेटेड होता है। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है, याद रख लेना। जी सर ये इसका टेल है। ये सब फंक्शन शो करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से जब पास होगा उसी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ गए ना आप लोग? अब आते हैं एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है इनसेमिनेशन। क्या लिखा हुआ है? इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन क्या होता है? स्पर्म का निकलना नहीं कहलाता इनसेमिनेशन। बहुत बच्चा सोचता होगा इनसेमिनेशन का मतलब समझो। इनसेमिनेशन का मतलब होता है बाबू कि स्पर्म निकला ना तो ये चलाएगा, स्पर्म जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। कहां जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जब स्पर्म निकला, स्पर्म जब इजैकुलेट हुआ, स्पर्म क्या हुआ? अरे बोलो, इजैकुलेट। और इजैकुलेट होने के बाद गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो ये स्पर्म जो है तो कहलाएगा इनसेमिनेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इनसेमिनेशन। क्लियर है ना? याद रख लोगे इनसेमिनेशन क्या होता है बउआ? जी सर समझ गए, बहुत बढ़िया से समझ गए जी, समझना भी चाहिए आपको। अब देखो, अब हम लोग स्टेप देखते हैं। मान लो ये हमारा एग है। क्या है? एग। ये एक बाहर में एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है। अब देखो इसके बाहर में जो लेयर सब है, मान लो ये जोना पेलुसिडा है,
जी सर, जोना पेलुसिडा है, इसके ऊपर में होता है कोरोना रेडिएटा। क्लियर है, ये कोरोना रेडिएटा होता है। जी सर, आप अच्छा बना रहे हैं डायग्राम। जी बिल्कुल, ये कोरोना रेडिएटा है ना रे बउआ, ये जो कोरोना रेडिएटा है ये चिपका हुआ है एक दूसरे से। अच्छा सर, हाँ, एक तरह का सीमेंटिंग मटेरियल है, एक तरह का सीमेंटिंग मटेरियल से ये कोरोना रेडिएटा चिपका हुआ है एक दूसरे से, ठीक है ना। हाँ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है, ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है ना रे बउआ, इसका नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड। अरे बाप रे, इसका नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड। क्लियर है? जी सर, हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा सर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसी को तो बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। याद रखो, कोरोना क्या होता है? कोरोना रेडिएटा। अरे वाह, मजा आ गया। और ये जो लेयर देख रहे हो पिंक वाला, फेवरेट कलर है गर्ल्स का, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं जेपी। क्या बोलते हैं? जेपी। क्या बोलते हैं? जेपी, मतलब जोना पेलुसिडा। और अंदर में जो है ये हमारा है एग। क्या है? एग है। क्लियर है ना? कब एग, अभी अभी एग को हम लोग सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उससे पहले तो ये सेकेंडरी oocyte है ना रे बउआ? हाँ सर है। जैसे ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी oocyte बदल जाएगा ओवम में। किस में बदल जाएगा? ओवम में। क्लियर ना? जी सर क्लियर है। अब समझो एक बात, यहां पे कोरोना रेडिएटा है, यहां पे जोना पेलुसिडा है, तो ना एग है, तो इस सब लेयर होगा क्या? क्या स्पर्म के पास इतना ताकत है जो इस सब को चीर करके अंदर जाएगा? हाँ है। हम क्या बोले हैं? स्पर्म का जो ये हेड है, ये स्पर्म का क्या है? हेड। और स्पर्म के हेड पे के पास क्या होता है? एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम। अरे वाह, हाँ। अब इस एक्रोसोम में ना होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक्रोसोम में होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक बोलो या स्पर्म लाइसिन बोलो, हाइड्रोलाइटिक बोलो या स्पर्म लाइसिन एंजाइम। अरे वाह, अब स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है। जी सर, अब लेकिन ना ये 3 भाग में बटा हुआ है स्पर्म लाइसिन का, 3 प्रकार। चलो देखते हैं। अब देखते हैं स्पर्म लाइसिन। जो स्पर्म लाइसिन है ना, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, अब देखो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना बउआ, दिख रहा है ना तुमको? हाँ सर, एंजाइम। ये एंजाइम ना 3 भागों में बटा हुआ है, 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है ना वो होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। हाइलुरोनिडेज एंजाइम। क्लियर है? हाँ सर। दूसरा जो होता है ये होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और जो तीसरा होता है ना रे बउआ, ये होता है जोना लाइसिन। क्या होता है? जोना लाइसिन। याद रखना, ये 3 प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जिसको स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। अरे वाओ, यही सब तो काम करता है स्पर्म को एग के साथ फ्यूज करने में। ये जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है ना बउआ, ये डाइजेस्ट करता है या डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व करता है किसको? सीमेंटिंग मटेरियल को। सीमेंटिंग मटेरियल। और बउआ सीमेंटिंग मटेरियल क्या था सर? वो तो हाइलुरोनिक एसिड था। हाँ, तो डिसॉल्व करता है सीमेंटिंग मटेरियल को, मतलब डिसॉल्व किसको करेगा? अरे बोलो ना यार, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड। अरे वाह, क्लियर। और ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है ना रे बउआ, ये डिसॉल्व कर देता है, नामे से पता होगा, डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा। सीआर को डिसॉल्व कर देगा, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देगा ना, तो अब पहुंचेगा ये जोना लाइसिन के पास। लेकिन स्पर्म सब क्योंकि सब स्पर्म के पास ये सब एंजाइम होगा, सब डाइजेस्ट कर देगा इस सब को। तो 100 स्पर्म घुस सकता है। जो 250 स्पर्म आया है वो तो चाहेगा ना घुसना एक के अंदर। 250 में मान लो 100 गो चाहेगा ना स्पर्म के अंदर, मतलब एक के साथ फ्यूज करना। तो ये सब तो डिसॉल्व करते जाएगा, सब डिसॉल्व कर देगा। हाँ सर, ठीक है सर। जैसे देखे हो आप, ये जो स्ट्रक्चर देखे हो,
तो यहां पे जो स्पर्म आएगा ना रे बउआ, तो आएगा तो बहुत सारा आएगा, सबको डिसॉल्व कर देगा ये सब। हाँ सर, लेकिन ये जो अंदर वाला लेयर है जोना पेलुसिडा बहुत हेल्प करता है। इसके पास एक होता है रिसेप्टर। अरे सर, हाँ, ओवम के अंदर घुसना चाहेगा, ये रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है एक स्पर्म को घुसने के लिए। एक टाइम में सिर्फ एक स्पर्म जाएगा, उसके बाद ये रिसेप्टर हो जाता है बंद। मतलब जिस स्पर्म में ज्यादा शक्ति होगा, जिसके पास ज्यादा लेवल होगा, वही जाकर के घुसेगा। अच्छा सर, चलिए सर, समझ गए। तो देखना, अब जो जोना लाइसिन है ना, देखो, मान लो डिसॉल्व कर दिया, मान लो डिसॉल्व कर दिया। अब देखो, तो ये मेरा एग है, ये मेरा एग है। अब इसके बाहर में है जोना पेलुसिडा, बाकी सब तो डिसॉल्व कर दिया ना। अब याद रखना, जोना पेलुसिडा ना, इसके पास एक होता है रिसेप्टर, यह है रिसेप्टर। अब यही रिसेप्टर को स्पर्म खोजेगा, और इसको जो खोज लेगा वो विनर हो जाएगा। इसको जो मिल गया, जिसको ये रिसेप्टर जिस फ्यूज करेगा, तो क्या किसमें है रिसेप्टर? ये तुमसे पूछा जाएगा ये रिसेप्टर कहां पाया गया? जोना पेलुसिडा में पाया गया। तो इसको डिसॉल्व करने का काम कौन करेगा? जोना लाइसिन। कौन करेगा? जोना लाइसिन। तो एक स्पर्म ही जा पाएगा, क्लियर ना? अब ये जैसे अंदर घुसेगा, इसको तोड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा। देखो, अब समझ गए रिसेप्टर। अब यहां पे नाम याद रखना, इस रिसेप्टर का नाम ZP3। क्या होता है? रिसेप्टर का नाम ZP3। ठीक है सर। अब देखो, जैसे ही इसको तोड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये खाली आराम से चलो। अब ये हो गया। अब स्पर्म अंदर घुसेगा ना। अब देखो स्ट्रक्चर देखो, ऐसा बनेगा। देखो, ये वाला बना, स्पर्म जैसे अंदर घुसा, अब ये स्ट्रक्चर तैयार होगा। अब ये जो कोन्स बना, ये कोन्स बना, तो जो हमारा एग का मेम्ब्रेन था वो कोन्स में कोनिकल स्ट्रक्चर बना लिया। अच्छा सर, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मान लो कि हमारा अभी भी जोना पेलुसिडा खुला है, क्योंकि रिसेप्टर गायब है ना। इसे देखो, एक बात देखो, यहां पे देखो, जैसे स्पर्म किया ना, कोन्स बना ना, तो यहां पे होगा डीपोलराइजेशन। क्या हो गया? डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। क्या हो गया? एग मेम्ब्रेन का ना डीपोलराइजेशन हो गया। सर ये क्या होता है? इसका मतलब रैपिड हुआ, रैपिड इनफ्लक्स। मतलब किसका? सोडियम Na+ का रैपिड इनफ्लक्स हुआ, मतलब सोडियम चैनल खुला। तो यहां पे सब पॉजिटिव हो गया, बाहर में सब निगेटिव हो गया। तो याद रखना, रैपिड इनफ्लक्स हुआ सोडियम प्लस का, मतलब डिपोलराइजेशन हो गया एग मेम्ब्रेन का। तो कोनिकल शेप बना था ना। अब ये स्पर्म अंदर आएगा। अब इसके बाद फिर से देखो, अब स्पर्म अंदर आ गया। अब ये जो लेयर था, जो जोना पेलुसिडा था, ये बन गया। अब रिसेप्टर जो है, ये मान लो रिसेप्टर था, ये रिसेप्टर था। अब दूसरे स्पर्म को आने नहीं देगा। अब ये रिसेप्टर बंद हो गया। अब अंदर में क्या है? अंदर में है हमारा एग, और अंदर में आ गया हमारा, अरे बोलो। अब स्पर्म एग के मेम्ब्रेन को चीरेगा, प्लाज्मोगैमी। क्या होगा? प्लाज्मोगैमी। अब अंदर में घुसेगा, तो स्पर्म भी हमारा N है, एग भी हमारा N है। अब गौर करो ना, जोना पेलुसिडा अभी भी रहेगा, जोना पेलुसिडा ना अभी भी रहेगा। अब इसके अंदर आ गया हमारा स्पर्म, आ गया। क्लियर है ना? ये स्पर्म आ गया, ठीक है। अभी भी जोना पेलुसिडा तो अभी भी रहेगा, लेकिन कोरोना रेडिएटा हट जाएगा। वो कब हट गया? फैलोपियन ट्यूब के टाइम ही। मतलब अगर कोई पूछेगा कोरोना रेडिएटा जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही डिसॉल्व हो गया था। फैलोपियन ट्यूब में क्या हो गया था बउआ? डिसॉल्व। फैलोपियन ट्यूब में ही डिसॉल्व हो गया था। जी सर। लेकिन जोना पेलुसिडा अभी भी रहेगा, जोना पेलुसिडा, लेकिन बट जोना पेलुसिडा कब तक रहेगा? टिल इंप्लांटेशन तक। कब तक रहेगा? टिल इंप्लांटेशन। क्लियर है ना?
इंप्लांटेशन तक रहेगा। क्लियर है? हाँ, जैसे इंप्लांटेशन हुआ उससे पहले ही जोना पेलोसिडा लेयर खत्म। इंप्लांटेशन से पहले, इंप्लांटेशन होने के बाद नहीं, इंप्लांटेशन होने जा रहा है उसके पहले ही हमारा जोना पेलोसिडा हटता है। मतलब फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ कोरोना रेडिएटा। क्लियर है ना? क्लियर है ना बउआ? जी सर। अब जोना पेलोसिडा इस पर मिला, अब ये बना जाइगोट। क्या बना? जाइगोट बना। याद रखना ये यूनिसेलुलर है। ये जो जाइगोट बना ना, ये है यूनिसेलुलर। क्या है? एक ही सेल का है, यूनिसेलुलर है ये जाइगोट। यहां तो बन गया, ये तो 2n हो गया, ये 2n हो गया। अब यहां पे तुम लिख सकते हो, यहां पे तुम ना लिखने का इजाजत मिल गया तुमको, 2n। तो डिप्लॉइड है जाइगोट, तो है डिप्लॉइड। जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड है, लेकिन ये यूनिसेलुलर है। अब ये जाइगोट का जो ये एग है, अब ये करेगा, क्या करेगा? करेगा माइटोसिस। क्या करेगा? माइटोसिस। अपना नंबर बढ़ाएगा। ये जो न्यूक्लियस है ये अपना नंबर बढ़ाएगा, सेल अपना नंबर बढ़ाएगा। अब नंबर बढ़ाएगा तो उसको इम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्ब्रियो। 2 सेल का बनेगा, फिर 4 सेल का, फिर 6 सेल का, मतलब 8 सेल का, फिर 16 सेल का। तो ऐसे करके हमारा इसका अब होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। क्लियर है ना? जिसको क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। तो यहां तक समझ में आया ना? क्लियर है ना? अब जो टॉपिक है वो है क्लीवेज। क्या है? अब देखो, अगला जो टॉपिक है बउआ वो है क्लीवेज। क्लीवेज के दौरान जो है, क्लीवेज के दौरान जो है, जो जाइगोट था ना, ये जो जाइगोट था, ये जो जाइगोट था, अब ये क्लीवेज करेगा ना? जी सर, करना तो चाहिए। हां, करेगा। अब इसके अंदर ये तो हमारा जोना पेलोसिडा का लेयर है। अब ये अब 2 सेल का बनेगा, 2 सेल का बनेगा। इसके बाद ये 4 सेल का बनेगा। ये जोना पेलोसिडा है, ये 4 सेल का बनेगा। क्लियर ना? जी सर, क्लियर है। जी सर। अब इसको तुम ये जैसे ही देखो ऊपर का स्टेप, जैसे ही ये हुआ ना, अब ये जो तुम्हारा जाइगोट है ये बनेगा 2 सेल्ड, 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड इम्ब्रियो, इम्ब्रियो। ये हमारा 4 सेल्ड इम्ब्रियो, ठीक है ना? जी सर। अभी भी जोना पेलोसिडा तो है ही, अभी भी जेपी है ही, अभी भी जेपी है ही, अभी भी जेपी है ही, रहेगा। अब देखो, जो 2 सेल से बनेगा, फिर से 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल। तो 8 सेल और 16 ये सबको हम ब्लास्टोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये 4 सेल, फिर बनेगा 4 है, फिर 8 सेल, फिर 8 सेल, फिर 8 सेल के बाद बनेगा 16 सेल। जितना भी बन रहा है ये जो जितना भी स्ट्रक्चर बन रहा है, इस सबको बोलते हैं ब्लास्टोमर। क्या बोलते हैं? 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड और 16 सेल्ड, ये सब मिलाकर के होता है ब्लास्टोमर। क्या होता है? ब्लास्टोमर। क्लियर है? जी सर, समझ में आ गया। तो सबको ब्लास्टोमर बोलते हैं। ये सबको 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, 4 सेल्ड, 2 सेल्ड, सबको मिला के हम लोग ब्लास्टोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर। जाइगोट था, ये किया माइटोसिस। क्या किया? माइटोसिस। नंबर बढ़ाया। क्यों किया? क्योंकि नंबर इंक्रीज करना था, नंबर इंक्रीज करना था। ठीक है ना? लेकिन नंबर बढ़ाया, लेकिन जितना बड़ा साइटोप्लाज्म अभी है, बाद में भी साइटोप्लाज्म उसका उतना ही है। जी सर। नंबर तो बढ़ाया, लेकिन नंबर बढ़ाया, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ा, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ा, लेकिन साइटोप्लाज्म जो था, साइटोप्लाज्म वो कांस्टेंट ही रहा ना, वॉल्यूम जो था उतना ही ना रहा। जितना इसके अंदर ऑक्युपाइड स्पेस हो सकता है उतना ही था ना, सबका साइज बराबर है। लेकिन न्यूक्लियस का नंबर बढ़ा, साइटोप्लाज्म कांस्टेंट रहा। तो तुमको कभी कभी पूछ ही सकता है, कहीं कहीं पूछेगा कि बताओ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होगा, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का रेशियो क्लीवेज के दौरान क्या होगा? तो रेशियो बढ़ेगा ना रे बउआ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो रेशियो भी बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्लियर है ना? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होगा रे बउआ? बढ़ते ही ना रे? हाँ, बढ़ेगा सर। जी सर, सही बोल रहे हैं। चलिए सर, हम लोग समझ गए, साइटोप्लाज्म का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। अब आगे बढ़ते, जैसे 16 सेल हुआ ना, अब इसी दौरान 16 सेल के दौरान ये जो हमारा क्लीवेज हो रहा है, ये जो हमारा सेल तैयार हो रहा है, अब ये आउटर लेयर और इनर लेयर में बटेगा। तो 16 सेल के दौरान जब अगला स्टेप बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है?
ब्लास्टोसिस्ट। क्या होगा? सिस्ट। 16 को ब्लास्ट, बहुत बच्चा समझ लेगा 16 को ही बोले, नहीं 16 तो तक तो ब्लास्टोमर ही है, 16 तक तो ब्लास्टोमर ही है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर तैयार होगा ब्लास्टोसिस्ट। क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट किसको बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं जब हमारा जोना पेलुसिडा लेयर गायब होगा। क्लियर ना? हां सर, इसके ऊपर सेल का लेयर तैयार हो जाएगा और अंदर में सेल बनेगा। तो बाहर वाले को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर वाले को बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं रे बउआ? इनर सेल मास। क्लियर है? इनर सेल मास। तो आउटर हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, बाहर में बन गया। ये सब ब्लास्टोमर ही है, ये सब ब्लास्टोमर ही है। तो बाहर से तैयार हो गया हमारा, अंदर से जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, देखो गौर से देखते रहो बस। ये जो सेल्स तैयार हुआ अंदर में, ये सब इनर सेल मास है। अब ये जो कैविटी बचा, ये अंदर में कैविटी है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोसिल। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिल कैविटी। ब्लास्टोसिल कैविटी। क्लियर है? ये जो ब्लास्टोसिल कैविटी में फ्लूइड भरा होगा, फ्लूइड फिल्ड होगा। क्लियर ना? जी सर क्लियर है। अब याद रखना ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल मास। तो ब्लास्टोसिस्ट के दौरान, इसी दौरान हमारा जो है वो जोना पेलुसिडा लेयर गायब हो जाता है। क्लियर है ना? जी सर। अब ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर बना। आउटर ट्रोफोब्लास्ट, जो इतना भी ब्लास्टोमर था जो 16 सेल स्टेज तक आया था, वो सब ब्लास्टोमर जो है वो अरेंज हो गया इनर सेल मास और आउटर सेल मास में। तो ये इनर सेल मास और आउटर सेल मास, बाहर वाले को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट का काम बहुत बड़ा है। यही ट्रोफोब्लास्ट इंडोमेट्रियम लेयर में चिपकता है। यही ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको क्रोनिक विलाई बोलते हैं, और यही जाकर के यूट्रस में चिपकता है। यूट्रस का भी इंडोमेट्रियम लेयर बनाता है इस तरह का स्ट्रक्चर, और ट्रोफोब्लास्ट जाकर के यहां पे चिपक जाता है। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। तो ट्रोफोब्लास्ट ही बनाता है क्रोनिक विलाई। क्या बनाता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो यूट्रस में पकड़ के चिपका रहता है। हम दिखाएंगे आपको। यहां तक क्लियर है ना? क्लियर है ना? ब्लास्टोसिल जिसको बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है यही ब्लास्ट। अब ये सब जो स्टेप होता है, जो ये सब स्टेप हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ। जायगोट बना, 2 सेल स्टेज 30 मिनट लगभग लगा होगा टाइम, फिर लगभग 60 मिनट लगा होगा टाइम। तो ये सब टाइम टेकन है, ये सब टाइम लगा है सबको, और एक ही जगह खड़ा होकर के नहीं हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब से बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब ये पहुंच गया है एम्ब्रियो तक, ये पहुंच गया, एम्ब्रियो तक पहुंच गया है। मतलब स्टार्ट था फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, वहां से धीरे धीरे क्लीवेज होते होते जायगोट, मतलब एम्पुला में क्या बना? जायगोट बना। वहां से क्लीवेज होते होते ये यूट्रस तक पहुंचता है, यूट्रस तक पहुंचता है। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। अब ये जाकर के ब्लास्टोसिस स्टेज में जाकर के चिपकता है। समझ रहे हो ना? हाँ। अब अगले स्टेप को हम बोलते हैं गैस्टुला। क्या बोलते हैं? गैस्टुला। ये जाकर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो जाकर के चिपकता है और वहां पे डेवलपमेंट शुरू होता है बच्चे का। जी सर समझ गए। याद रखना। चलो एनसीईआरटी महाराज को देखते हैं, एनसीईआरटी महाराज को देखते हैं। हमारा तो यही बुक है। देखो स्ट्रक्चर देखो क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन मतलब क्वाइटस, सीमेन रिलीज होता है पेनिस के दौरान इनटू वेजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इनसेमिनेशन इसको बोला जाता है। क्लियर ना? जी सर। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स होते हुए इंटर करता है यूट्रस में। क्लियर है? हाँ सर समझ गए। अब एम्पोलर रीजन में फाइनली पहुंचेगा, दोनों साथ साथ। जब दोनों साथ साथ पहुंचेगा, देखो एनसीईआरटी ने कहीं लिखा है वर्ड को, fertilization can only occur if ovum and sperm transported simultaneously, साथ साथ एम्पुलरी जंक्शन रीजन। अब इसी को तब ये प्रेगनेंसी होगा। मतलब हर एक क्वाइटस, हर एक सेक्स, हर एक कॉपुलेशन प्रेगनेंसी नहीं करवा सकता है। क्लियर है ना? साफ साफ लिखा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब यहां पे क्या लिखा देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर। जोना पेलुसिडा को टकराने से पहले इसको कोरोना रेडिएटा को साइड करना होगा, कोरोना रेडिएटा को साइड करना होगा। देख रहे हो? ये हमारा ओवम है, ये हमारा ओवम है। तब ओवम बोलेंगे जब ये फर्टिलाइज करेगा। अभी तक ये सेकेंडरी साइट है। क्लियर है? फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद ही हम इसको ओवम में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा स्पर्म है। देखो अब स्पर्म धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है और यहां तक पहुंचा। देख रहे हो? देख रहे हो? देख रहे हो? जोना पेलुसिडा तक ये लेयर पहुंच गया। ये पहुंच गया। बाकी के पास ये पेरीविटलाइन स्पेस होता है। मतलब मान लो ये हमारा एग है, ये हमारा जोना पेलुसिडा है, इसके बीच जो स्पेस है इसी को बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। क्लियर है? पेरीविटलाइन स्पेस। क्लियर है ना? जी सर।
चलिए, तो पेरीविटाइन स्पेस है, ये कोरोनरी एरिया का सेल है जो किसका है, ग्रैनुलोसा सेल का मॉडिफिकेशन किसका है। चलो आगे देखो, अब जैसे ही जोना पेलुसिडा को स्पर्म टच करेगा, चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, चेंजेस क्या होता है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होता है। चेंजेस क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन मतलब रैपिड इनफ्लक्स होता है, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ Na+, सोडियम का रैपिड इनफ्लक्स होता है। अब देखो, सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स इन स्पर्म इंटर, ये मिटा दे क्या, चलो मिटा दे, एनसीईआरटी में तुम लोग लिख लोगे क्या होता है, सिक्रेशन एक्रोसोम स्पर्म इंटर इनटू साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में स्पर्म इंटर करता है, यहीं पे होता है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्लियर है जी सर, मतलब सॉरी प्लाज्मोगैमी। तो ये साइटोप्लाज्म में देखो यहां, अब इसके बाद देखो, सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इंटर इनटू दी साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, साइटोप्लाज्म ओवम के अंदर इंटर किया, कब किया होगा, जब प्लाज्मोगैमी हुआ होगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज किया होगा स्पर्म के साथ, क्लियर है ना। तो स्पर्म का जो भी साइटोप्लाज्म है, स्पर्म का जो भी साइटोप्लाज्म है, एग के साइटोप्लाज्म में पूरा का पूरा मिल जाता है, लेकिन न्यूक्लियस, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया बस अलग रहता है, क्लियर है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, लेकिन जो स्पर्म का पूरा साइटोप्लाज्म है वो सब मिक्स हो जाता है एग के साइटोप्लाज्म में, बस न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल मिक्स नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है ना जी। बाकी दोनों को साइटोप्लाज्म मिला देते एक साइटोप्लाज्म हो गया, लेकिन स्पर्म का न्यूक्लियस अलग रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल अलग से है। चलिए सर समझ गए, चलो ये लाइन हम समझ गए। अब देखो यहां पे क्लीवेज के दौरान ये मान लो जाए, ये मान लो हमारा सेकेंडरी oocyte है, ये मान लो ये हमारा जाइगोट है, ये फर्स्ट क्लीवेज हुआ, 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज। तो मोरुला क्या इसको होता है, 8 सेल को एंड 16 सेल वाले स्टेज को, इसको मोरुला बोलते हैं। तो अर्ली 8 सेल्ड और लेट, तो तुमको बोल सकते हैं कि अर्ली मोरुला को हम लोग 8 सेल स्टेज को बोलेंगे, 8 सेल स्टेज को हम लोग अर्ली मोरुला बोलेंगे, और लेट मोरुला किसको बोलेंगे, 16 सेल स्टेज को। तो लेट मोरुला 16 सेल स्टेज, अर्ली मोरुला 8 सेल स्टेज। अब देखो यहां पे देख रहे हो ये लेयर, ये देख रहे हो, ये हमारा 16 सेल स्टेज है, अभी भी इसके अंदर पैक है। अब अभी भी बाहर में जोना पेलुसिडा है ही, जोना पेलुसिडा का लेयर है ही, अब जाकर के हटेगा, अब ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। ये 16 सेल स्टेज था, ये हमारा 8 सेल स्टेज था, क्लियर है, ये हमारा 8 था, तो 8 को भी मोरुला बोलेंगे, 16 को भी मोरुला बोलेंगे। ये अर्ली मोरुला है, ये लेट मोरुला है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट बाहर वाला लेयर ट्रोफोब्लास्ट, क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाला इनर सेल मास क्या है, इनर सेल मास। बउआ क्लियर ना जी सर। अब ब्लास्टोसिस्ट जाके इंप्लांट होगा, क्लियर ना। बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट हेल्प करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्रोनिक विलाई जिसको बोलते हैं, बनाता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी के डाटा को। देखिए एनसीईआरटी में हमने क्या कह रहा है, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन, मियोटिक कंप्लीट होता है जैसे ही स्पर्म घुसेगा अंदर, तो जो मियोसिस था वो कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस 2 जो था वो कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो अब उस सेकेंडरी oocyte से बदल गया ओवम में, किसमें हो गया, ओवम में। जैसे अब जाइगोट कब, जब स्पर्म फ्यूज किया, इस स्टेज को हम लोग ओवम भी बोल सकते हैं। यहां तक सेकेंडरी oocyte है जी सर, क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगा। अब ये एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी था और सेकेंड पोलर बॉडी जब बना था, ये सब रहेगा पेरीविटाइन स्पेस में, ये सब रहेगा पेरीविटाइन स्पेस, बोले थे ना। ये हमारा एक मेम्ब्रेन है, इसके बाहर जोना पेलुसिडा, इस बीच में रहेगा दोनों पोलर बॉडी, इसी पेरीविटाइन स्पेस में होता है दोनों पोलर बॉडी, क्लियर ना जी सर। चलिए अब जाइगोट बनाना, स्पर्म और ओवम फ्यूज किया, तो अब यहां पे लिखा हुआ है जब ह्यूमन फीमेल होगा तो XX क्रोमोसोम होगा। इसी टाइम पे अगर X क्रोमोसोम गया तो क्रोमोसोम डिपेंड करता है कि स्पर्म पे, क्योंकि ओवम तो हमारा XX ही है, क्लियर है ना। अगर मान लो हमारा अगर X क्रोमोसोम गया, स्पर्म X था तो हमारा फीमेल होगा, तो X मिला तो X था ओवम भी, और अगर Y स्पर्म गया तो Y था ओवम भी। तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं, मतलब 50% चांस है स्पर्म का X के साथ और 50% है Y के साथ, मतलब 50% लड़का 50% लड़की जी सर। तो ये सब हम समझ गए, बहुत बेसिक चीज है। अब देखो
अब जैसे ही जायगोट बना, ये जायगोट बना, अब यहां पे होगा मियोटिक डिवीजन। क्या होगा? माइटोटिक। क्या होगा? माइटोटिक। मतलब माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस स्टार्ट होगा, जायगोट मूव्स थ्रू द स्टमक। अब धीरे धीरे मूव करेगा। अब क्लीवेज, इसी को बोलते हैं क्लीवेज। क्या? पूरे क्लीवेज के दौरान पूरा जो हमारा जो ये ओवम है वो धीरे धीरे एक जो है बढ़ता चला जाएगा, यूट्रस तक पहुंचेगा। अब 2, 4, 16 डॉटर सेल को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर्स। क्लियर ना? और 8 और 16 वाले को हम लोग बोलते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। चलिए एनसीईआरटी को बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। देखिए मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरुला। इस ब्लास्टोमर को मोरुला बोलते हैं। क्लियर ना? और मोरुला कंटिन्यूस डिवाइड, मोरुला कंटिन्यू डिवाइड करेगा और ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। ब्लास्टोसिस्ट फर्दर मूव्स इनटू यूट्रस, यूट्रस में मूव करेगा ना जी सर। द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इनटू अ आउटर लेयर, बाहर वाले लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। क्लियर है ना? चलिए ध्यान, अब समझे, ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल वाले को, इनर सेल मास को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर सेल मास हमारा स्ट्रक्चर अंदर वाले सेल बनता है, ये स्ट्रक्चर तैयार होता है, बाहर में हमारा आउटर सेल मास। क्लियर ना? ये बीच में नहीं बनेगा, ये लेयर हट जाएगा, ये हटा दो, ठीक है ना? हाँ, तो ये आउटर सेल मास और अंदर में कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? आउटर सेल और इनर सेल मास। इसको ही बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट और ये हमारा इनर सेल मास। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब देखो आगे, अब दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होगा तो प्रेगनेंसी होना तय है, तो यही होता है इम्प्लांटेशन कि जाकर के ये जाकर के इस स्टेज में, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जाकर के वो चिपका, कहां पे चिपका सर? यूट्रस में, इंडोमेट्रियम लेयर से। क्लियर है ना? और हेल्प कौन किया? ट्रोफोब्लास्ट, जो बाहर वाला लेयर था। अब इनर सेल मास का काम बहुत है, इसमें वो कुछ होता है स्टीम सेल। क्या होता है? इनर सेल मास के पास होता है स्टीम सेल। यही स्टीम सेल के पास पोटेंसी होता है, काबिलियत होता है कि नए ऑर्गन टिश्यू बना सके। हार्ट, लीवर, किडनी सब बनाने का शक्ति रखता है इनर सेल मास। और यही इनर सेल मास पहला लेयर बनाता है इक्टोडर्म। क्या बनाता है? इक्टोडर्म। यही इनर सेल मास दूसरा बनाता है मीजोडर्म। क्या बनाता है? मीजोडर्म। और यही इनर सेल मास तीसरा बनाता है इंडोडर्म। समझ रहे हो? यही जो 3 लेयर तुम पढ़े एम्ब्रियोनिक स्टेज का 3 लेयर है, यही बनाता है इनर सेल मास। इसी में पाया जाता है स्टीम सेल, और यही के पास पोटेंसी होता है टू रीजनरेट, मतलब जनरेट का, रीजनरेट मतलब जनरेट। क्या करता है? जनरेट। क्या कर सकता है? टिश्यू या ऑर्गन को, टिश्यू या ऑर्गन ये जनरेट करता है। क्लियर है ना? जी सर। अब गौर करना, ये जो तुम कभी पढ़े हो कि हार्ट हमारा मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्म से बना होता है, यही मीजोडर्म रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट बनाने के लिए। चलिए ये चीज हम समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी को तुम लोग इतना अच्छे से पढ़ो ना यार, इतना अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कोई तुमको गिरा नहीं पाए। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पे देखो क्या है, जब ये फर्टिलाइज्ड एग हुआ, इसको हम जायगोट बोलेंगे। अब देखो 0 दिन में स्टार्ट करते हैं हम, जो जायगोट बना, ये हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस, ये हमारा ओवम का न्यूक्लियस। अब डे 1 हुआ, फर्स्ट क्लीवेज हुआ। फर्स्ट क्लीवेज हुआ किसमें? जायगोट में। जायगोट में पहला क्लीवेज हुआ और 1 सेल से 2 सेल बना। अब 2 सेल के बाद 4 सेल, 4 के बाद 8 सेल, फिर 8 सेल कॉम्पैक्ट हुआ। 8 सेल जो था कॉम्पैक्ट हुआ, इस स्ट्रक्चर को मोरुला बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? अब बाकी स्टेप चला गया, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, लेट ब्लास्टोसिस्ट, बाकी जाकर इंप्लांट होगा, इंप्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है? जी सर। तो ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के टाइम oocyte मतलब सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। चलो समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखोगे, माइंड में मेकअप रखोगे। प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। चलो इसको हम समझते हैं क्या होता है। मान लो कि हमारा सेकेंडरी oocyte स्पर्म के साथ मीट किया, फ्यूज हो गया, फर्टिलाइज हो गया, वो डेवलप करेगा, करेगा ना? करेगा। देखो क्या लिखा, आफ्टर इंप्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन दी ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर था, जो इंडोमेट्रियम से चिपकने में मदद किया, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, उसको बोलते हैं क्रोनिक विलाई। याद रखना, क्रोनिक विलाई, क्रोनिक विलाई। जो ट्रोफोब्लास्ट जो इंडोमेट्रियम से चिपका, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया ऐसे करके, इस स्ट्रक्चर का नाम है क्रोनिक विलाई। क्या नाम है? अब ये जो क्रोनिक विलाई है, यूट्रस के टिश्यू को, मतलब सराउंडेड द यूट्राइन टिश्यू, यूट्रस के टिश्यू को सराउंड किया। क्या किया? घेरा यूट्रस टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, और मैटरनल ब्लड को अलग किया। द क्रोनिक विलाई एंड यूट्रस टिश्यू बिकम्स इंटीग्रेटेड अब ईच अदर, और ज्वाइंटली उसको स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा क्या होता है, क्रोनिक विलाई और यूट्रस का जो टिश्यू है, दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा।
यही प्लेसेंटा क्या होता है सर? प्लेसेंटा जो मदर के ब्लड को अलग रखता है और बच्चे को ब्लड को अलग रखता है, यही प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन जाता है बच्चे में। क्लियर ना? बच्चे को न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड होता है इसी प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है सर। अब प्लेसेंटा का देखो काम क्या, प्लेसेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्टेज मटेरियल, ये सब इसके बाहर आता है। ठीक है ना? अब प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू, प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है एम्ब्लाइकल कॉर्ड। याद रखना एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो होता है ये फीटस में होता है। क्लियर है ना? फीटस में पाया जाता है एम्ब्लाइकल कॉर्ड, ये फीटस का स्ट्रक्चर है एम्ब्लाइकल कॉर्ड। यही एम्ब्लाइकल कॉर्ड से ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड बाहर आएगा, यही एम्ब्लाइकल कॉर्ड्स होते हुए। तो प्लेसेंटा कनेक्टेड, प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है बच्चे के साथ बाय द हेल्प ऑफ एम्ब्लाइकल कॉर्ड, बाय द हेल्प ऑफ एम्ब्लाइकल कॉर्ड। अब देखो प्लेसेंटा जो है इंडोक्राइन टिश्यू होता है, मतलब कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनोडोट्रोपिन, पूछा गया है नीट में प्रीवियस में। उसके बाद ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? क्लियर है ना? अब आगे बताओ, लेट फेज में ये रिलैक्सिन भी निकालता है, रिलैक्सिन जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम निकालता था, प्रोजेस्टेरोन भी निकालता था, एस्ट्रोजन भी निकालता था। तो तुमसे यही पूछेगा रिलैक्सिन जो है और सीक्रेट कौन कर सकता है? तो याद रखना कॉर्पस ल्यूटियम, पूछा हुआ सवाल इसलिए हम बोल रहे हैं। तो याद रखोगे इस लाइन को, तो याद रखोगे, नीट में आया हुआ क्वेश्चन सब है, याद ही रखोगे इस सवाल को। ठीक है ना? ठीक है सर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारा एम्ब्रियो है। क्लियर है? ऊपर वाला स्ट्रक्चर प्लेसेंटल विलाई है। क्लियर है? क्लियर है ना? समझ रहे हो ना? जी सर समझ रहे हैं। ये अम्बलाइकल कॉर्ड है, इसी से ब्लड सप्लाई होता है बच्चे में, ब्लड सप्लाई होता है। समझ में आ गया ना? चलिए सर, यूट्रस का कैविटी ऑफ यूट्रस है, ये एम्ब्रियो है, डेवलप कर रहा है। आगे देखिए, लेट्स अस रिमेंबर HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये प्रोड्यूस करता है इन ओमेन, ओमेन में ही प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम। अब आगे बढ़िए, इसके साथ साथ कहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस टाइम में जो भी अदर हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ETC, ये सब इंक्रीज होता है। क्लियर है ना? याद रखना। अब आगे बढ़ते, इमीडिएटली आफ्टर इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन के बाद इनर सेल मास डिफरेंशिएट करता है, तो बोल दिए इंप्लांटेशन हो जाएगा था। अब इनर सेल, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट जो कोरोनिक विलाई बनाया इंप्लांट कर गया यूट्रस में। अब धीरे धीरे अभी अंदर वाला जो इनर सेल मास है एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे टिश्यूज बनाएगा, कुछ ऑर्गेन्स बनाएंगे, डेवलप होंगे। तो याद रखोगे ये बेसिक चीज। क्लियर है ना? अब देखो यहां पे, अब जैसे कि मान लो कि सबसे पहले तुम वो बोले कि बच्चा का जो है फर्स्ट मंथ के दौरान, फर्स्ट मंथ के दौरान हार्ट बनता है। सबसे पहले याद रखना, बच्चे का हार्ट बनता है। क्या बनता है? हार्ट बनता है। क्लियर है ना? याद रखना। तो पहले मंथ से तीसरे मंथ तक हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं? पहले मंथ से तीसरे मंथ तक बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्लियर है ना? फर्स्ट ट्राई मतलब 12 वीक, 12 सप्ताह। क्लियर है ना? देखो 12 सप्ताह मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो पहले मंथ से तीसरे मंथ तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। इसमें क्या क्या बनता है देख लो। पहला साइन ग्रोइंग फीटस है, नोटिस बाय लिसनिंग हार्ट साउंड। क्लियर है? अब दूसरे अगले महीने क्या है? सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस में डेवलप लिम्स, हाथ पैर उंगली सब लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स जो है आर फॉर्म्ड, एग्जाम्पल जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जो भी हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, हमारा और भी हाथ पैर जो भी है हमारा, ये पहले मंथ से तीसरे मंथ में बन जाता है। क्लियर है ना? चलिए आगे। अब आते हैं फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, बच्चे का पहला मूवमेंट या बच्चे पे बाल आना, बच्चे का बाल आना। क्लियर है ना? ये 5th मंथ में तुमको दिखेगा। कब दिखेगा? 5th मंथ में। और एंड ऑफ दी, बाय द एंड अबाउट 24 वीक्स, मतलब तीसरे महीने से छठे महीना है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 24 सब है ना, 24 वीक्स। क्लियर है? क्लियर है ना? 24 वीक्स का। तो एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेटेड, आईलैशेस फॉर्म्ड। तो क्या होता है? बॉडी में हेयर्स आ जाते हैं हर जगह, आईलिड्स, आंख सेपरेट हो जाता है, इसमें आईब्रो वाइब्रो आ जाता है। क्लियर है ना? चलिए, बाय एंड ऑफ 9 मंथ, और 9 मंथ खत्म होते ही डिलीवरी हो जाता है। तो ये स्टेप याद रखना, ये पूरा काम का है। बता दे मीजोडर्म, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, बता दे स्टीम सेल्स पाया जाता है। तो मैम ने सब कुछ कवर करा दिया। चलिए बढ़िया से इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना बउआ? ठीक है। अगला पार्चुरेशन और लैक्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। कितना बार लिखोगे यार? इज कॉल्ड गैस्ट्रेशन पीरियड। बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो गैस्ट्रेशन पीरियड को हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट पीरियड, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, डेवलपमेंट पीरियड।
अब विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, विट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्रेगनेंसी के टाइम। कौन सा लेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है, मेरे को जवाब दोगे। कौन सा लेयर कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है प्रेगनेंसी के टाइम, बोलो मायोमेट्रियम। कौन सा लेयर, मायोमेट्रियम। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, पार्चुरेशन। क्लियर है ना, जी सर क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब एक चीज लाइन लिखा है, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का जो सिग्नल है, फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा इंड्यूस मिल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। पता चलता है कि बच्चा जो है वो तो इस मैथ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये क्या होता है सर, सिग्नल होता है, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन है मतलब डिलीवरी कर सकते हैं, इसके लिए इनिशिएट होता है फुल्ली डेवलप जो फीटस है उसके साथ। तो ये याद रखना फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है। क्लियर है, लैक्टेशन। अब इसमें क्या होता है, मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन। मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन प्रेगनेंसी के टाइम ज्यादा जो बोले, मेमरी ग्लैंड जो एल्वियोलाई होता है उसमें मिल्क सिंथेसिस होता है, जो एल्वियोलर सेल्स होते हैं। क्लियर है ना, ये याद रखोगे वो पूरा का पूरा स्टेप। इसको बोलते हैं लैक्टेशन, प्रोड्यूसिंग मिल्क लैक्टेशन। अब इसके दौरान मिल्क में क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस, मदर मिल्क में कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके बाद इसमें कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, ये एंटीबॉडीज क्या होता है, आईजीए। कौन सा एंटीबॉडी होता है, आईजी एंटीबॉडी, या ना, ठीक है। इसलिए नया न्यू बॉर्न बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप होगा। चलिए सर समझ गए, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। तो बच्चों ये हमारा समरी है इस चैप्टर का, इसको रीड करोगे। क्या करोगे बाबू, इसको रीड करोगे। ये हमारा इस चैप्टर का ना समरी है जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। यही तुम्हारा शॉर्ट नोट है, यही तुम्हारा शॉर्ट नोट है। क्लियर है ना, समरी को रीड कर लोगे। चलिए सर कर लेंगे, ये भी हमारा समरी है, इसको भी रीड कर लोगे। क्लियर है, तो हम लगभग मेरा चैप्टर खत्म। तो ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आप लोग बढ़िया से देखिएगा लेक्चर को। कोई भी प्रॉब्लम होगा मेरे को कमेंट कीजिएगा, और हमेशा याद रखिए, बोलिए आई एम अ फ्यूचर डॉक्टर। हम एक फ्यूचर डॉक्टर हैं, कोई बात नहीं अभी नहीं है ना, लेकिन फ्यूचर में बन के दिखाएंगे। ठीक है ना, आई एम अ फ्यूचर डॉक्टर रेडी टू फाइट। चलिए बच्चों, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलेंगे कल के नए एपिसोड में।